पाकिस्तान की मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे खत्म हो रही है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान भी कर चुके हैं। मीडिया जराये के मुताबिक निगरां वजीर आजम के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में साबिक वजीर खजाना हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। ताहम वजीर इत्तलात का कहना है कि निगरां वजीर आजम के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मशावरत जारी है, जल्द अवाम के सामने ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से मुताल्लिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की फौरी रिहाई के लिए कानूनी चाराजोई के निकात पर भी मशावरत की गई। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अटक जेल में बी क्लास की सहूलत मौजूद नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को जेल की सी क्लास में रखा गया। शाह महमूद ने कहा कि हमारे इल्म में आया है कि चेयरमैन पीटीआई को 9/11 के एक सेल में रखा गया है। कोर कमेटी की जानिब से चेयरमैन पीटीआई पर जिस्मानी व ज़हनी तशद्दुद होने के इम्कानात भी जाहिर किए गए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान कानूनी उमूर नईम पंजूथा का कहना है कि पीर को पीटीआई चेयरमैन से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा है कि जेल में मौजूद मुल्जिम से वकला का वकालतनामा दस्तखत करवाने का हक छीनने की कोशिश की जा रही है, जिस पर आला अदलिया फौरी नोटिस ले। हाँ तो नाजरीन, पाकिस्तान में आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सियासी जमातें पर अज़्म हैं। यही नहीं बल्कि अपने अपने लीडर को मुस्तकबिल में पाकिस्तान का वजीर आजम बनता देख रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सियासी जमातों के कायदीन वतन अजीज और इसमें बसने वाले करोड़ों इंसानों के बारे में भी सोचने को तैयार है? ऐसा लग रहा है कि हर सियासी जमात को मुल्क संवारने के लिए इक़्तिदार में आने की जल्दी है, लेकिन क्या पाकिस्तान की हालत इस काबिल है कि आम इंतखाबात करवाए जाएं? नाजरीन, अगर मुल्क की हालात इलेक्शन कराने के हक में नहीं है, तो क्या पीडीएमआई से पहले इक़्तिदार में रहने वाली पार्टी ने इस हवाले से कोई किरदार अदा किया कि उनके ज़ाहिरी तौर पर 5 साल सियासी जंग में ही गुजर गए? क्या हमें इस वक्त सबसे पहले तबाही के दहाने पर खड़ी मुल्की मईशत, अमन व अमान और नाइंसाफियों और नाहमवारियों समेत इंतहाई पेचीदा मसाइल को हल करने में संजीदगी इख्तियार करना होगी? इलेक्शन कराना अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। नाजरीन, ऐसे दीगर सवालों के जवाब जानने के लिए हम आज के इस प्रोग्राम में अवाम, ताजिर तबके के अलावा सीनियर सहाफ़ियों व तज्ज़ियाकारों की राय भी शामिल करेंगे। पहले एक शॉर्ट ब्रेक। ठीक है, बंदी लगा दी। अभी आज मित्र का इलेक्शन हुआ है मेयर का, तो सारी पार्टियों को मिल के मतलब एक ही बंदी नहीं करती है। हालांकि उनका लीडर भी अभी जेल में है, लेकिन ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, खुशहाली हो, ये पाकिस्तान के अवाम सारे मिल के, जितनी भी पार्टी है, ये सारे मिल के अवाम जो है ना, इस वक्त सियासी सूरत हाल के बारे में गुम की हालत है पाकिस्तान में। हम पता नहीं है कि किस डगर पे चल रहे हैं। सियासी हालात बहुत इस वक्त गुम की हालत में है और माशी हालात आप पूछ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल इस वक्त ज़ीरो हैं, क्योंकि हम बहुत नीचे जा रहे हैं। इस वक्त जो महंगाई की पीक है ना, उस पर ख़ास कर हम सफ़ेदपोश तबका बीच में गरक है। अमीर तो अमीर तरीन हो रहे हैं, गरीब जो है गरीब तर हो रहे हैं, बीच में पिसकुन रहे अवाम और वो भी सफ़ेदपोश तबका। और जो आप पूछ रहे हैं तो इस वक्त जो है सियासी हालात ऐसे हैं कि कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान को संभाल सके। बस एक हमारा अल्लाह ही है जो पाकिस्तान को संभाले। सबसे पहले तो हम नामान ज़रूर है, दूसरे नंबर पे इलेक्शन है और हम लोगों को चाहिए अवाम को उन लोगों को वोट दें जो अवाम के लिए कुछ कर सकें, और वो लोग आएँ, वो हुकूमतें आएँ, वो लोग हुकूमत करें जो पाकिस्तान की अवाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रशीद ख़ान साहब, आपने बड़े अच्छे मौजू का इंतखाब किया है। हमेशा आपके जो टॉपिक्स हैं वो बड़े आला रहे हैं। जहाँ तक मुल्की मईशत का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबके सामने है।
महंगाई की शरह जो है वो किस हद तक बढ़ गई है, डॉलर और सोने का रेट जो है ओपन मार्केट में वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और तीसरी अहम बात यह है कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं वो यकसर जो है वो 20 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है, और ये कहा यह जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा यानी 25-26 रुपये फ़ी लीटर जो है वो अगला 15 जो है 15 तारीख के बाद यानी यौम आज़ादी पे भी एक तोहफ़ा मिलने वाला है। खैर उस वक्त तो ये वफाकी हुकूमत शायद नहीं होगी, और ये उस वक्त तक मियाँ शहबाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन ये बात देखने की है कि जिस कदर तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, ना लोगों के रोज़गार में, मुआश में, तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है, और ना ही मार्केट की सूरत हाल बेहतर हो रही है। इन्होंने ये कहा था कि हम महंगाई की शरह कम करेंगे, और वही रेट है चावल का, आटे का, घी, दालें, सब्जियां, फल, वो आसमान से बातें कर रहे हैं। उनके निर्ख जो है वो चिकन का कुछ 50-60 रुपए कमी आई थी फ़ी केजी, लेकिन वो भी दोबारा वापसी पे गामजन है। तो ऐसी सूरत हाल में नामुमकिन है कि किसी भी तरीके पे आम शहरी जो आम गरीब आदमी है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो सुकून से खा सके। जो एक शख्स 20-30 हज़ार रुपये माहाना मुशाहरा लेता है, तनख्वाह लेता है, उसका गुजारा या बजट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह भी बन सकता होगा। एक तरफ तो ये है, दूसरी जानिब ये है कि बेरोज़गारी और बेयकीनीपन, सबसे बड़ी बात है कि मायूसी जो है वो किस कदर सरायत कर गई है। हर सतह पे मायूसी देखने को मिल रही है। आप गैर यकीनीपन का आलम यह है कि किसी भी तरह आप, ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी शख्स को इत्मीनान दिला सकें। वो बहुत ज़्यादा अच्छा कारोबारी शख्स भी है, वो भी परेशान है। वो भी ये कहता है कि 2 वक्त का गुजारा जो है नामुमकिन हो गया है। और बिजली के बिल आप चेक कर लें, सुई गैस के निर्खों में इजाफा कर दिया है। बिजली का फी यूनिट जो है हर एक माह बढ़ रहा है, हर आने वाला महीना जो है वो बिजली का यूनिट बढ़ा देता है। तो बिल कहाँ तक पहुँच गए हैं, और वो जो सरचार्ज उस पर जो हैं बिजली के बिलों पे वो बहुत ज़्यादा हैं। गैस पे भी इन्होंने शुरू कर दिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जिसमें किसी जगह भी कोई गरीब जो है वो इत्मीनान का, सुख का सांस ले सके। दूसरी अहम बात आपने कही कि अमन अमान की सूरत हाल क्या है। अमन अमान की सूरत हाल जो है वो भी आए रोज़ ख़राब हो रही है। अब दहशत गर्दी का जिन जो है वो एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है, और हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या जो है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में भी वाक़यात छोटे मोटे हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं। तो ये वाक़यात जो है ना, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गली मोहल्ले के लेवल पे जो कत्लो गारतगरी है, जायदाद के तनाज़े हैं, दुश्मनी है, डकैती के वाक़यात हैं, डकैती चोरी बहुत ज़्यादा है। सेहत आमा के मसाइल जो हैं, अमूर सेहत जो हैं, वो आप मामला चेक करें कि अमूर सेहत एक अस्पताल में एक एक बेड पर 10-10 मरीज़ हैं। किसी जो भी अस्पताल में मरीज़ का दाखिला जो है उसको दाखिल कराना, एडमिट कराना जो है वो जुए शीर लाने के मुताबिक है। नामुमकिन होता जा रहा है। सिफारिशें लोग तलाश करते हैं, हर रोज़ आ रहे लोग कह रहे होते हैं कि जनाब हमारा पेशेंट एडमिट करा दें। अद्वियात जो है वो हॉस्पिटल से मिलना, या लोकल परचेज एलपी जिसे कहते हैं, वो भी नामुमकिन है। और प्राइवेट अस्पतालों की मौज लग गई है। लगता ये है कि शायद सरकारी अस्पतालों को ये निजी अस्पतालों के मालकान और इंतज़ामिया जो है वो शायद दानिस्ता ख़राब करवा रही है। पहले शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने पंजाब में ऐलान किया था कि जी जो मोटरसाइकिल और गाड़ी है, कार, उसका कॉन्ट्रैक्ट फ्री होगा, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके खड़े करने में पार्किंग का फीस ख़त्म हो गई थी, लेकिन दोबारा लिए जा रहे हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। तो ये जो मामलात है ना, अब सरकारी अस्पतालों में जो सूरत हाल है वो भी ख़राब है। अब कोई भी, ये ऐसा ऊँट बन गया है हमारा पाकिस्तान, जो इसकी कोई भी कल सीधी नहीं दिखाई दे रही, और इसके ज़िम्मेदार हम सब लोग हैं। उनमें हुक्मरान भी शामिल हैं, निगरान हुकूमतें आई खैबर में, पंजाब में, उन्होंने भी जो कुछ किया आपके सामने है। और गैर यकीनीपन जो है, इलेक्शन का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक। सुप्रीम कोर्ट तक के मामलात गए, लेकिन वहाँ भी उसके भी नतीजा सिफर निकला। अब ये आखिरी बात जो आपने पूछी है, सवाल जो आपने लिखा है कि जी ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी, अब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो यकसर बदल कर रह गया। और उस मंजरनामे में अहम बात पीटीआई का मसला था। पीटीआई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंतशार तक पहुँच गई। वो पीटीआई बाकायदा मुंतशिर कर दी गई, और मुंतशिर इस अंदाज से की गई कि जिन लोगों ने ताना बाना बुना वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी, नाअहली, 3 साल कैद, और फिर अभी जो ऑर्डर आया है कि उन्होंने नाअहली का नोटिफिकेशन भी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। और ये तैयारी भी हो रही है कि जी, वो मेरी इत्तला ये है कि ये भी तैयारी हो रही है कि इमरान खान साहब को जो है वो सीट किया जाए चेयरमैनशिप से, और सीनियर वाइस चेयरमैन जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं
ان کو ان کی جگہ لایا جائے، تو یہ بھی بڑی ایکسرسائز ہے۔ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو ملک و قوم کے لیے کچھ سود مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ بس حل ایک ہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں، صحیح معنوں میں جنرل الیکشن ہونے چاہیے، صحیح معنوں میں۔ عام انتخابات کا معنی یہ ہے کہ عوام کے ووٹ، عوام جسے چاہے دیں ووٹ، وہی منتخب ہو کر آئے۔ یہ نہ ہو کہ ووٹ اے کو ڈلے اور بی منتخب ہو جائے، یا بی کی جگہ پہ زی منتخب ہو جائے۔ تو اس بات کو جو ہے اس کی دل شکنی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور جو جنرل الیکشن کے ذریعے جو بھی جیت سکتا ہے وہ سامنے آئے، جنرل گورنمنٹ بنے، عوام کے ذریعے عوام کی حکومت ہو، اور جو جمہوریت کی تعریف ہے اس تعریف کے تحت ہی سارا کام ہونا چاہیے، تب کوئی مثبت نتائج دکھائی دیں گے۔ پاکستان بہت زرخیز ملک ہے، زراعت کے معاملات جو ہیں اب آخری وقت میں جو ہے جو مسلمان ہم ہوئے ہیں کہ ہم نے زراعت کی توجہ دی ہے، اب وہ جو ہے آرمی چیف صاحب نے بھی بڑا اچھا انٹرسٹ لیا ہے اس میں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور مقتدر حلقے جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، وہ سارے کے سارے نگران سیٹ اپ جو آ رہے ہیں بڑے اچھے دیانتدار ہونے چاہیے، بڑے وزیدار بھی ہونے چاہیے، اور بڑے اپرائٹ ہونے چاہیے۔ وہ ایسا الیکشن کروائیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، تبھی ہمارے سمت جو ہے نا پاکستان کی وہ صحیح جانب متعین ہوگی۔ بہت شکریہ۔ خیال ہے کہ عمران خان کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ وہ الیکشن پر راضی ہو جائے کہ ہم نے الیکشن کو ابھی نہیں کرنی ہے، لیٹ کریں گے، الیکشن اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2023 میں الیکشن کا امکان نہیں ہے۔ معیشت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستانی معیشت کو ہمیشہ لوٹا گیا ہے، نہ صرف سابقہ دور میں بلکہ موجودہ دور میں بھی اس وقت بھی لوٹا جا رہا ہے، اور باقاعدہ انتخابات کے لیے کمپین کی صورتحال اس وقت اختیار کر گیا ہے۔ تمام ایم این ایز کو، منسٹروں کو، وزیروں کو، مشیروں کو، اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں اگر ہم جو موجودہ حکومتیں ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، لیکن وہ ایسے لگے ہیں، ترقیاتی کام کر رہے ہیں، فنڈ لگا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بات پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں، جو کیئر ٹیکر حکومت کا کام نہیں ہے، اس کی مینڈیٹ میں نہیں آتی ہے۔ لیکن اس وقت اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں تو آج بھی وہی لوٹ مار، آج بھی وہی بدعنوانی، آج بھی وہی فضل خرچہ ہو رہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھے تھے، اور اب بھی ہو رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ملک کو لوٹا ہے، اس کو طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ عمران خان بھی یہی کہہ رہا تھا کہ سابقہ حکومت نے پاکستان کو وینٹیلیٹر پر پہنچا دیا ہے۔ اس سے پہلے حکومتیں بھی یہی گیلا شکوہ کر رہے تھے، تو یہ گیلا شکوہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں کمپین میں اگر یہ لوگ جا رہے ہیں تو میرے خیال میں مجھے نہیں اندازہ کہ کس منہ سے وہ موڑ پائیں۔ دیکھیے اس وقت جو بجوڑ کا واقعہ ہو گیا، جو ایک JY کا کنونشن تھا وہاں پر خود کش دھماکہ ہو گیا، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بد امنی ایک بار پھر ہوگی پہلے کی۔ میرے خیال میں ہمارے جو ادارے ہیں، سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، جو حکومتیں ہیں، جو انتظامیہ ہیں، وہ سنجیدہ ہو کر اس کے لیے کچھ بندوبست کریں، نہیں تو میرا خیال ہے کہ بد امنی مزید بھی پھیلے گی، کیونکہ اس وقت جو اس کے ساتھ ایک فرینڈلی فائرنگ ہو رہی ہے، فرینڈلی جو ایک کوششیں ہو رہی ہیں کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کریں، امن معاہدے کریں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ امن معاہدوں کا، امن مذاکرات کا ایک بہت لمبی فہرست ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے سامنے ہو چکا ہے 2005 سے لے کر 2023 تک۔ یہ امن معاہدے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، امن مذاکرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ دونوں کے نیت صاف نہیں ہے، نہ ہی طالبان کے اور نہ ہی سیکیورٹی اداروں کے۔ وہ اپنے اپنے مفادات ڈھونڈ رہے ہیں اس میں بھی، حالانکہ کہ لوگ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ آج باجوڑ میں دیکھو ہر آگ اشپار ہے، وہاں پر ہو کا عالم بن گیا ہے۔ اس سے قبل یہاں پر آپ نے دیکھا علی مسجد والا واقعہ اگر دیکھے تو وہ بھی خودکش تھا، جنہوں نے خود کو اڑا دیا۔ اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک دھماکوں کی ایک لمبی فہرست ہے، تاریخ۔ یہاں پر ہر کسی نے ایک واسکٹ اور کوڈ تیار کیا ہے۔ پرویز خٹک بھی جو آیا ہے تو وہ اسی نیت سے آیا ہے کہ نیکسٹ دوبارہ میں CM بنوں گا، اور ایک خطرہ بھی ہے مولانا کے لیے۔ مولانا صاحب نے بھی کافی، مولانا صاحب نے یہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے شروع دن سے انہوں نے اپنے ورکروں کو انتہائی انگیج رکھا ہے، انہوں نے بڑا انگیج رکھا ہے ان 4-5 سالوں میں۔
تو مولانا صاحب کی بھی پوزیشن ہے, پرویز خٹک بھی اپنا پوزیشن بنا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بھی حیثیت, کیونکہ ان کے ساتھ وہ لوگ شامل ہو چکے ہیں جو اپنے لیول پر بھی وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. رہی بات پی ٹی آئی کی, پی ٹی آئی میرے خیال میں پی ٹی آئی سے ہوا نکل گئی ہے, لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو انتخابات ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کا ورکر تو ہے, لیکن نیکسٹ قومی سطح پر یا نیشنل سطح پر این اے میں یا خیبر پختونخوا جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے لیے ان کے ساتھ امیدوار نہیں رہیں گے. تو پھر یہ مسئلہ ہے, نہیں تو پی ٹی آئی کا ورکر ابھی بھی ہے خیبر پختونخوا میں, اور آج وہ مثال دے رہے ہیں جو بلدیاتی کے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پشاور میں اور ہری پور میں, تو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اب بھی ہے, موجود ہیں, اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ان کا جو رہنما تھا, ان کا جو صوبائی اسمبلی کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ نہیں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اس وقت جو فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی معاملات سے, معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کو مل بیٹھ کر ایک ایسا مشترکہ حکمت عملی یا لائحہ عمل بنانی چاہیے کہ جو کہ اس ملک کو, اس پاکستان کو اس کے مالی مشکلات سے باہر نکالے, آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نکالے, اور اس کے بعد پھر بیٹھیں اور سیاست اور الیکشن کھیلتے رہیں. اور یہ ملک تو ہے ہی سیاستدانوں کے لیے بنا ہے, اور یہ ملک ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بنا ہے. اقتدار کے مزے یہ بے شک لیتے رہیں, لیکن جو فوری طور پر ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بیٹھیں اور کوئی ایک اس طرح کا میثاق جمہوریت کے مانند کوئی ایک مشترکہ لائحہ عمل اور مشترکہ حکمت عملی اپنائیں جو اس ملک کو اس کے مالی مشکلات سے باہر نکال سکے.